हेलो एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के बारे में हम क्या जानते हैं? इन्फेक्शन अपनी बॉडी में कब होता है? जब बाहर से कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है, कोई वायरस आ रहा है और वो बैक्टीरिया या वायरस बाहर से आकर के अपनी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट करे, अपना मल्टीप्लिकेशन करे और अपनी सेल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करे। तो पर्टिकुलर क्या होता है, उसकी वजह से डिजीज डेवलप होती है। तो इन्फेक्शन किस वजह से होगा? इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से। तो जो भी इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ मैन और एनिमल विद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज जिसके अंदर क्या है, क्लिनिकल फीचर्स डेवलप हों, उसके कोई भी जो डिजीज है वो डेवलप हो, तो उसको क्या बोलते हैं? रिजल्टिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन है क्या एक्चुअली? द एंट्री एंड डेवलपमेंट, एंट्री ली उसने, डेवलपमेंट किया अपनी बॉडी के अंदर, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ऑफ एन इन्फेक्शन एजेंट इन द बॉडी ऑफ मैन और एनिमल्स, यानी कि अब ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल्स के अंदर कोई भी पैथोजन एंट्री करके डेवलपमेंट कर रहा है, अपना मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि इन्फेक्शियस एजेंट है। एन इन्फेक्शन डज नॉट ऑलवेज कॉल इलनेस। कोई ज़रूरी नहीं है कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट की एंट्री हुई है तो उसकी वजह से डिजीज़ हो, इलनेस हो। ऐसा दो तरीके से हो सकता है। ऐसा दो तरीके से कब हो सकता है? मान लो या तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, या फिर आप उस जो भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस है उससे पहले एक बार और क्या है, आपका इंट्रैक्शन हो चुका है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, जो मेमोरी सेल्स होती हैं वो क्या करेंगी, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स करेंगी, तो उसकी वजह से भी क्या है, उसको किल कर दिया जाएगा, बैक्टीरिया या वायरस को किल कर दिया जाएगा और कोई भी इलनेस डेवलप नहीं होगी। दूसरा कॉज क्या हो सकता है? दूसरा, अपनी खुद की बॉडी के अंदर कई सारे बैक्टीरिया और वायरस ऐसे होते हैं जो अपनी हेल्दी लिविंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे इकोलाई। इकोलाई अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, तो वो हमें एक अपनी अगर प्रॉपर जगह पर रह रहा है, जितना इकोलाई होना चाहिए उतना ही है, तो क्या है, वो इलनेस कॉज नहीं करता है। लेकिन इकोलाई अपना स्पेस छोड़ के, अपनी जो पर्टिकुलर जगह छोड़ के दूसरी जगह, दूसरे सेल या ऑर्गन टिश्यूज के पास जाता है, तो वो इलनेस क्रिएट कर सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इन्फेक्शियस एजेंट ही इलनेस क्रिएट करे, ये हमारे इम्यून सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। अब इनकी चेन क्या होती है ट्रांसमिशन की, यानी कि ये बाहर से हमारी बॉडी के अंदर किस किस तरीके से जा सकते हैं, इनके ट्रांसमिशन की चेन क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो रिजर्वायर ऑफ पैथोजन, यानी कि कोई ऐसी ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, जिसके अंदर अंदर ऑलरेडी क्या है, उस इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से क्या है, डिजीज हो रही हो, या डिजीज नहीं भी हो रही हो तो वो उसको आगे बढ़ाने के लिए मीडिएटर का काम कर रहा हो। तो रिजर्वायर ऑफ पैथोजन, जिसके अंदर वो पैथोजन एजेंट है वो रहता है, वो क्या होता है, उसके लिए रिजर्वायर होता है। इन्फेक्शन अकर फ्रॉम द सोर्स ऑफ रिजर्वायर ऑफ पैथोजन। अब ये सोर्स ऑफ रिजर्वायर, ये जिसी के भी कांटेक्ट में आएगा उसको ही क्या है, ये इन्फेक्शन करेगा, यानी कि कम्युनिकेट करेगा डिजीज को। अब ये कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है पैथोजन, और ह्यूमन भी हो सकता है। अगर किसी ह्यूमन को क्या है, टाइफाइड हो रखा है, तो वो क्या है, दूसरे ह्यूमन के लिए क्या है, रिजर्वायर का काम कर सकता है। फिर है रूट ऑफ इन्फेक्शन, किस रूट से हुआ है, किस तरीके से, किस रूट से उसका ट्रांसमिशन हुआ है, उसकी आगे बात करेंगे। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उस जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसका क्या रहता है, ये तीनों चीज़ें आती हैं उसके ट्रांसमिशन की चेन के अंदर। अब देखते हैं इसकी मोड ऑफ एंट्री। मोड ऑफ एंट्री बोले या मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोले या रूट बोले, तीनों एक ही बात है कि इनहेलेशन के थ्रू हुआ है, यानी कि बैक्टीरिया या वायरस है उसने बॉडी में एंट्री इनहेलेशन, बाया रेस्पिरेशन के थ्रू लिया है। ये भी हो सकता है, या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी हो सकता है कंटाजियस इन्फेक्शन की वजह से, कि कोई उसने क्या है, कोई कंटामिनेटेड फूड खा लिया या फिर कोई कंटामिनेटेड वाटर हो, उसकी वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है। और पैरा एंट्रल मेथड, वही यानी कि फूड वाटर, यानी कि माउथ के थ्रू भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो किसी भी रूट की वजह से, नेजल रूट से, माउथ से, कहीं से एनोरेक्टल, वेजाइनल, किसी भी रूट से क्या है, उसकी एंट्री हो सकती है। अब जब भी कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है वो बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा तो उसके
उसके खुद के पास ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जिससे वो हमारी सेल फंक्शनिंग को क्या है डिस्टर्ब करता है। तो प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन कैसे होता है? बैक्टीरिया लिबरेट टॉक्सिन, बैक्टीरिया के अंदर कई सारे टॉक्सिन होते हैं जिनको वो क्या करता है हमारी सेल के अंदर छोड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा सेल मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है, डिस्टर्ब होता है। बैक्टीरिया लिबरेट टॉक्सिन्स विच हैव अफेक्ट ऑन सेल मेटाबॉलिज्म, जैसे वो हमारी सेल मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। अब ये क्या हो सकते हैं? एंडोटॉक्सिन हो सकते हैं, लिबरेटेड हो सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया के अंदर या वायरस किसी के भी अंदर टॉक्सिन होते हैं जिससे वो हमारी सेल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं, इसीलिए आगे जाके क्या हो सकती है? डिजीज हो सकती है। डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं या कौन से बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है? तो आपको ये तो सुपरफिशियली पता होना ही चाहिए। टाइफाइड फीवर किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी की वजह से। ट्यूबरक्लोसिस है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। टिटेनस है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई की वजह से। और लेप्रोसी है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से। तो ये जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, ये एजेंट होते हैं जो ये वाली डिजीज डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद है एंटेरिक। अब हम इनमें से जो एक दो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे टाइफाइड फीवर बोले या एंटेरिक फीवर, इसकी थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं। ये टाइफाइड फीवर होता कैसे है? तो टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो हमने यही देख लिया, साल्मोनेला टाइफी। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? साल्मोनेला टाइफी। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये ट्रांसमिट होता है अगर फूड के अंदर और वाटर के अंदर कंटामिनेशन है तो उसकी वजह से ये उसके साथ ये ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी कि अगर जैसे हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग, तो फूड पॉइजनिंग इसी की वजह से होती है। तो ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ये अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसमिटेड होता है। अगर हम कंटामिनेटेड फूड और वाटर का इंटेक कर लेते हैं तो हो सकता है टाइफाइडिक फीवर या फिर एंटेरिक फीवर जनरेट हो सकता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है? अब कंटामिनेटेड फूड और वाटर, ये तो फ्लाइज मक्खियों से भी फैल सकता है। हमारी खुद की फिंगर है, अगर वो कंटाजियस हो रखी हैं, हमने कोई ऐसी चीज़ टच कर ली उसके बाद हमने बिना हैंड वॉश किए खाना खा लिया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो फ्लाइज है, फूड है, फीकस है और फिंगर है, इन्हीं से ये क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। पैथोजेनेसिस क्या है? अब क्या क्या करेगा ये बॉडी में जाके? अगर ये साल्मोनेला टाइफी एक बार बॉडी में एंटर हो गया किसकी वजह से? कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से, तो ये सबसे पहले कहाँ जाता है? सबसे पहले जाता है ये इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर जाके सबसे पहले, अब कोई भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी से बाहर से अंदर जा रहा है तो पहले तो ये वो क्या करता है? अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करता है। अब उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज करने का तरीका क्या है? यानी कि वो कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन करता रहेगा, अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करता रहेगा, कंटिन्यू अपनी ग्रोथ कर पाएगा। क्योंकि अगर एक दो जितने भी हैं वो इतना हमारी इतनी बड़ी बॉडी पे इफेक्ट नहीं दर्शा सकते, इसलिए पहले क्या करते हैं? वो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अब क्या करेंगे? कंटिन्यू उनका प्रोलिफरेशन जो है वो चलता रहता है, कहाँ? इंटेस्टाइन के अंदर। फिर ये, अब जब वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है, मल्टीप्लाई यानी कि वो अपनी ग्रोथ लगातार कब तक कर सकता है? वो 2 वीक तक ऐसा कर सकता है। वो 2 वीक तक इंटेस्टाइन के अंदर ही रहेगा। इंटेस्टाइन में 2 वीक तक रहेगा, 2 वीक तक इंटेस्टाइन में रहेगा, लगातार ग्रोथ कर रहा है, तो यहाँ पर वो कोई भी सिम्पटम शो नहीं होते हैं। यहाँ पर जो पेशेंट होता है वो असिम्प्टोमेटिक रहता है, कोई भी उसको सिम्पटम डेवलप नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही इसने ग्रोथ कर ली, बहुत सारे बैक्टीरिया हो चुके हैं, बहुत सारे साल्मोनेला टाइफी बॉडी के अंदर हो चुके हैं, तो जैसे ही बहुत सारे हो जाते हैं, ये क्या करते हैं? ब्लड स्ट्रीम में आना शुरू कर देते हैं। ब्लड स्ट्रीम में जब भी वायरस बैक्टीरिया आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरीमिया। बैक्टीरिया हो जाता है। अब ब्लड स्ट्रीम में ये आ गया, यानी कि आप थे जाके सिम्टोमेटिक। अब यहाँ पर क्या होगा? उस पर्सन को सिम्टम आने लग जाएंगे। अब सिम्टम में क्या होगा? रोज स्पॉट, स्किन पर क्या होगा? छोटे छोटे रोज स्पॉट, छोटे छोटे दाने से होने लगेंगे। और जब भी हम इस फेज में अगर उसका हम डायग्नोसिस करवाते हैं तो क्या है? विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है। फिर उसके बाद ये बैक्टीरिया कहाँ कहाँ जाके रह सकता है? इंटेस्टाइनल लिम्फोइड टिश्यू के अंदर, मेजेंटिक नोड्स में और गॉल ब्लैडर में ये बैक्टीरिया रहता है और वहाँ जाके उनको डिस्टर्ब करता है। फिर उसके बाद इनका इंक्यूबेशन पीरियड इस बैक्टीरिया के, यानी कि 10 से 15 दिन में ये डिजीज डेवलप हो सकती है। इसके क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? स्टार्टिंग में जब भी टाइफाइडिक फीवर होता है या एंटेरिक फीवर होता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग में 1 वीक तक धीरे धीरे फीवर आना शुरू होता है। धीरे धीरे फीवर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। हाई फीवर एकदम ही नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। फिर सेकेंड वीक में क्या होता है? वो फीवर बना रहता है और थर्ड वीक में